एक खिलाड़ी का जो जीवन होता है वो उसकी एक लिमिटेशन होती है, इनफाइनाइट नहीं होता है। कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें आपकी फिटनेस है, फॉर्म है, आपको कैसे अपॉर्चुनिटीज टाइम पे मिल रही हैं। हर प्रोफेशन में हर व्यक्ति के अंदर ये चीज़ कश्मकश हमेशा बनी रहती है। ये बात दूसरी थी कि मुझे खेल के साथ ही जुड़ने का अवसर मिला था। मैं जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर था वहाँ पे, जिसमें सिर्फ खेलों से ही संबंधित था, पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। राइट। पर उसके बावजूद भी मुझे लग रहा था कि नहीं, मैं ग्रास रूट पे जाके काम करना चाहता हूँ। और ग्रास रूट में काम करने के लिए अब सवाल उठता है कि अपनी क्योंकि मैं आपको बताऊँ, जो चाहे मेरा पेट्रोलियम स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड का रोल था या भारत पेट्रोलियम था, जो हम लोगों के वर्किंग आवर्स थे वो बड़े लंबे होते थे। अच्छा। मतलब सवेरे 9 से लेकर रात को 9-10 बजे तक एक मामूली बात थी। और उसके बाद आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। ओके। तो और दूसरी चीज़ ये होती है कि बाय द टाइम यू रिटायर्ड एट द एज ऑफ 60, ना हाउ मच एनर्जीज आर लेफ्ट इन यू इज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या बचेगा नहीं बचेगा। तो मैंने कहा यार अभी जरा इतना मानसिक दबाव आपके ऊपर होता है और फिर आप क्लिक नहीं किया तो फिर अगले सीजन में आप इतिहास के पन्नों में चले जाते हैं। और फिर वो प्लेयर को अपने आप को मोटिवेट रखना बार बार, वो एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आपको मैचेस तो कम मिल रहे हैं पर आपको अपने आप को बनाए रखना है। आज हमारे साथ हैं के.एल. तेजवानी। के.एल. तेजवानी स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में मेरे समकक्ष थे, लेकिन हमसे सीनियर थे, क्योंकि ये 79 में ही आए थे और हम 78 में आए थे। लेकिन ये 11th क्लास में आए थे और मेरा जहाँ तक ख्याल है वो सिर्फ एक ऐसा दौर था जिस समय 11th क्लास में भी बच्चों को लिया गया था। और वहाँ से जो के.एल. तेजवानी की जो जर्नी शुरू हुई, उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। स्कूल कूच बिहार, सी.के. नायडू, विल्स ट्रॉफी, रणजी टीम का सदस्य होना और ये सब अचीवमेंट प्राप्त करते हुए उसके बाद भारत पेट्रोलियम में फर्स्ट क्लास जॉब पाना और फिर भारत पेट्रोलियम स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड में जॉइंट सेक्रेटरी पर रहकर VRS लेना, ये एक खिलाड़ी के जीवन का ऐसा अचीवमेंट है जिसको बताते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि हम भी कभी उनके साथ थे। और बहुत सारे लेजेंड्स ऐसे होते हैं, जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूँ, कि उनके विषय में आम जनता में पता नहीं होता, लेकिन उनकी क्या भूमिका पर्दे के पीछे होकर रहती है, ये ऐसे लोगों को भी उजागर करना चाहिए। उसी कड़ी में हमारे साथ हैं के.एल. तेजवानी। तेजवानी जी, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। हम शुरुआत से आपकी जर्नी जानना चाहेंगे कि आप, इतना तो मुझे पता है कि आप कानपुर से हैं और वहाँ पर भी जब आप बड़े हो रहे होंगे तो एक क्रिकेट कैसे लगा, मतलब एक कीड़ा जो कहते हैं ना हम काटना, कैसे काटा इस कीड़े ने? मुझे लग रहा है कि ये तकरीबन 12-13 साल की उम्र रही होगी। और क्रिकेट को तो आप जैसे जानते ही हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे देश में ये पहली चॉइस बन गई है लोगों की। और वो, हालांकि ये बात सही है कि मेरे परिवार में और कोई नहीं खेलता था और यूं ही हमने जो जहाँ पे हम पले बड़े, अपब्रिंगिंग हुई, वहाँ पर इंसिडेंटली हमारे जो घर था वहाँ पर जो JK की इंस्टीट्यूट है, जिसको हम कमला क्लब के नाम से जानते हैं, वहाँ पे एक उनकी टीम हुआ करती थी। तो हम अक्सर वहाँ पे मैदान में जाते थे कमला क्लब में, और वहाँ पर जो सीनियर वहाँ होते थे उनके साथ इंटरेक्शन होता था, और भी छोटे वहाँ बच्चे, कई सारे हमारे हम उम्र बच्चे होते थे, उनके साथ खेलने का अवसर मिलता था। तो वहाँ हमने सीखा उस लेवल पर। और फिर आगे जब 13-14 साल की उम्र थी तो वहाँ पर कानपुर क्रिकेटर्स करके एक क्लब है जो कि बहुत ही फेमस क्लब है कानपुर का, और जिसको श्री दिनेश मिश्रा जी वहाँ पर संचालन करते थे। और उनका भी खेल के प्रति बहुत बड़ा समर्पण था। मतलब उनका एक जो खेल के प्रति सपना था, उस खेल की जो उन्होंने सेवा की वो अतुलनीय है, मतलब उसका कोई जवाब ही नहीं है।
और वहीं पर फिर हमने अपने आप को उनके साथ अंडर में 2-3 साल तकरीबन मैं वहीं था उनके साथ, और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने हमें सिखाई। क्योंकि क्रिकेट जैसे हम हमेशा सोचते हैं कि ये एक खेल से बढ़कर है, जिसमें आपको एक वो जीवन शैली, समर्पण, डिसिप्लिन, ये सब चीज़ों को आपको साथ में लेकर चलना पड़ता, और जो आपकी जो लगन होती है वो आपके जो सबसे बड़ा जीवन धारण होती है जो आपको आगे ले जाती है। तो फिर उसके बाद 1979 में हमें वहीं पे जो सब खेलते हैं उनके माध्यम से मालूम पड़ा कि स्पोर्ट्स कॉलेज में एक जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो चालू हुआ है, और जिसके अंतर्गत हमें वहाँ पे शामिल होना है। तो मैं और लोगों के साथ जो कानपुर के हमारे साथ में खेलने वाले थे, उनके साथ हमने, घर वालों ने हमें इजाज़त दी। घर वालों का तो बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, जिसमें मैं समझता हूँ कि उसका तो इतनी आसानी से उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। जो घर वालों ने एक सपोर्ट किया हमें कि आप वहाँ पे जाइए और अपना जीवन का सपना पूरा कीजिए, जो आपका खेल का लगाव है, रुझाव है। तो हमने भी स्पोर्ट्स कॉलेज के चयन प्रक्रिया का भाग बने हम वहाँ पर, और वहाँ पर जो वहाँ पे तरीका था, सिलेक्शन था उसका, हो सकता है उसको फुलफ़िल किया, और वहाँ पे हमें जो हमारी वहाँ एंट्री हुई वो एक हमारे जीवन के लिए एक वो टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि उस समय जो 78-79 में जो साइंटिफिक कोचिंग जो थी वो इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं थी। जो और भी सेंटर्स थे खेल निदेशालय के अंतर्गत भी थे, तो वहाँ पर भी जो प्रशिक्षक थे हमारे वहाँ पर, उनके समर्पण में कोई कमी नहीं थी, पर जो कहते हैं ना नॉलेज बेस जो था वो शायद, उसको मैं इन शब्दों में बोलना चाहूँगा कि वो भी एक सीखने के दौर से वहाँ पर, हाँ वो भी आए थे, उनकी तो पहली जॉब ही थी, दोनों की पहली जॉब थी, राइट। सो पर जो सबसे जो बड़ी चीज़ होती है कि हमेशा एक जो प्रशिक्षक होने के बावजूद आप एक अगर खेल के स्टूडेंट बने रहते हैं तो उससे बड़ी कोई आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं हो सकती है। और वो हमने देखा वहाँ पर हमारे जो कोचेस थे उनमें। और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कि परफेक्शनिस्ट थे। जो परफेक्शनिस्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपको आराम से बैठने नहीं देगा, जिसमें अगर ये चीज़ खिलाड़ी के अंदर भी आ गई तो उसके अंदर हमेशा उसको लगा रहता है कि मैं और इसको अच्छा कैसे करूँ, और इसको अच्छा कैसे करूँ। और उसमें नए नए आपको इनपुट मिल रहे हैं, आपको टेक्निकल इनपुट मिल रहे हैं, आपको डे टू डे कैसे उसमें प्रोग्रेस करना है। और फिर उसमें बीच में जो एक तरीके से रुकावट आती है, कई बार आपको लग रहा प्रोग्रेस आपके हिसाब से हो नहीं रही है, तो उसको कैसे मॉडिफाई प्लान आपको देना है कि उस मॉडिफाई प्लान के तहत आप कैसे अपनी प्रोग्रेस को जारी रखें। और मैं उस मामले में भाग्यशाली था कि हमें जो वहाँ प्रशिक्षक मिले, कोचेस मिले, जो वो बहुत ही अच्छे थे। और मतलब हमारे लिए जो वहाँ पे जो 24 घंटे का समय था ना, मुझे लगता है सिर्फ रात को सोते वक्त सिर्फ जो हमारा दिमाग था वो सिर्फ शांत रहता था, बाकी वो खेल के ही साथ जुड़ा हुआ रहता था। मतलब खेल में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सीखना है, सिर्फ वही चलता रहता था। हालांकि जो मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक स्पोर्ट्स कॉलेज का सवाल है, हमारा जो वहाँ पे एकेडमिक स्टाफ था, जिसमें टीचर्स गुरु थे हमारे वहाँ पर, वो भी यूपी के सर्वश्रेष्ठ जो थे वहाँ पर, उनको वहाँ पर बाकायदे नियुक्त किया गया था। और खिलाड़ी को पढ़ाना आसान नहीं होता है, और उनको वहाँ पे क्लास में बैठाना, उनके दिमाग में चीज़ों को डालना। क्योंकि जो सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे जो स्पोर्ट्स कॉलेज ने एक सिखाई कि पढ़ाई और खेल दोनों को आपको साथ लेके चलना है, दोनों का एक ऐसा तालमेल बैठा के चलना है जिसमें आपकी प्रोग्रेस जो है खेल के साथ साथ आपको एकेडमिक में भी आपको ग्रो करते रहना है। और वो एक हमारे लिए अच्छा खासा चैलेंज था, क्योंकि दिन में 2 सेशन होना, उसके बाद हम एक पर्सनल सेशन भी कर लेते थे, और उसके अलावा 4-4.5 घंटे का एक स्कूल का सेशन होता था, सवेरे 8 से लेके 12:30 बजे तक वो होता था। तो ये एक जो पीरियड था हमारा, तो उसने 2 साल में हमें बिल्कुल भी एक जो फोकस जिसको कहते हैं ना शब्द, वो उसने ला दिया हमारा 15-16 साल की उम्र से ही। तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, मैं समझता हूँ। एक बार मैं बीच में रोकूंगा आपको,
आप चूंकि 11th में आए थे जी। तो 10th तक आपकी स्कूलिंग कहाँ पे हुई थी और कौन से स्कूल में हुई थी? हाँ, 10th तक मैं कानपुर में पढ़ा हूँ। वहाँ पे कानपुर में एक बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूट है, हरसाय स्कूल। अच्छा। और वहाँ पर हमारे जो पारिवारिक जो बड़े फैमिली में भी थे भाई वगैरह सब, उन्होंने वहीं पढ़ा। तो यूजुअली उस जमाने में ऐसे होता था जहाँ भाई एक बच्चा cousin डर गया वगैरह तो ने सारे पढ़ा, तो वहाँ सब पे उसी हमारे में जो जाते। ब्रदर थे वो टॉपर्स भी थे वहाँ पर। अच्छा। अच्छा। तो एक हमारे ऊपर उसका भी एक दबाव रहता था कि बड़े भाई ने बहुत अच्छा किया तो हम लोगों को भी उसमें करना है। तो आपकी फैमिली में वहाँ पर जैसे भाई बहनों कौन कौन क्या क्या है? सी वी आर 3 ब्रदर्स। Okay. माँ बाप हमारे उस आप तो नहीं रहे उस दुनिया में वो लोग। तो एक हमसे बड़े भाई हैं, एक हमसे छोटे भाई हैं, मैं बीच में हूँ। और छोटे भाई को भी खेल का बड़ा शौक था। अच्छा। वो भी इंसिडेंटली आगरा हॉस्टल में रहा था 2 साल। अच्छा। हाँ हाँ। तो और बड़े भाई हमारे बिजनेस में रहे। अच्छा, हाँ, उन्होंने अपना जो स्कूलिंग खत्म करके अच्छा तो Family फैमिली को सपोर्ट किया उन्होंने। हमारे वॉचेस के वहाँ पर हैं। अच्छा। ओके। तो हम आप बता रहे थे कि स्पोर्ट्स कॉलेज में जो स्कूलिंग और स्पोर्ट्स एक ऐसा स्कूल मेरी समझ से जिसकी कल्पना केडी सिंह बाबूजी ने की थी, वो पहले ही स्कूल था, पहले ही कॉलेज था ऐसा कि एक ऐसा संस्थान जहाँ पर खिलाड़ी एक ही जगह पर रहे और एक ही जगह पर पढ़े। तो उसी पे मैंने रोक दिया था आपको, तो उसको आगे कंटिन्यू करें। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जैसे एक खिलाड़ी का जो जीवन होता है वो उसकी एक लिमिटेशन होती है, इनफाइनाइट नहीं होता है। कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें आपकी फिटनेस है, फॉर्म है, आपको कैसे अपॉर्चुनिटीज़ टाइम पे मिल रही हैं। वो एक आप मैक्सिमम मान के चलो कि आजकल थोड़ा क्रिकेट में बड़ा हो गया है, वरना उस वक्त मुझे याद है आज भी एवरेज जो क्रिकेटर होता है वो 30, 32 और 35 तक ही खेल सकता है। उसके बाद उसको क्या करना है? उसके बाद उसको जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी कॉर्पोरेट के साथ, नहीं तो जो भी वो जीवन में काम करे, उसको एक एकेडमिक उसका जो होता है वो फॉल बैक होता है, जो उसका बैकअप होता है, जिसके अगर उसकी फाउंडेशन अच्छी है तो वो एकेडमिक के बल पर आगे जो चीज़ें जीवन में करेगा। और मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो अगर आप आजकल एक लोगों ने ये धारणा बना ली है कि अगर आपका बच्चा खेल में है तो उसको पढ़ाई से अलग हटा देना है। और ये एक मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही हम लोगों को इस सोच से हट के आना होगा। क्योंकि जो स्पोर्ट्स कॉलेज की जो सब देखिए, जो हमारा अनुभव रहा जीवन में कि हर व्यक्ति प्रदेश की लेवल पर, देश की लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाने का सौभाग्य नहीं मिलता है। हालांकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मेहनत होती है, जो हम लोग वहाँ पे एक ग्रुप होता था क्रिकेट का जिसमें हम लोग तकरीबन 40-45 होते थे खिलाड़ी। तो 40-45 खिलाड़ियों में किसी की कमी जो मेहनत में थी वो नहीं होती थी। मेहनत बहुत ही 19-20 होती थी। ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी की बात होती है, क्लिक करने की बात होती है कि आपको मौका मिला, आप क्लिक कर गया। फिर जल्दी आसान नहीं होता आप किसी को रिप्लेस कर सकें। तो उसके अलावा जो बाकी लोगों ने वहाँ से पास आउट किया, स्पोर्ट्स कॉलेज की जो सबसे बड़ी खासियत है कि उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में जाके जो शिक्षा के साथ जुड़े रहे, कॉर्पोरेट के साथ जुड़े रहे, और भी मेरे ख्याल से इस जो 50वीं वर्षगांठ के साथ जब हमें कई सारी एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ने का अवसर मिला तो ये मालूम पड़ा कि कैसे कैसे लोगों ने किन किन क्षेत्रों में जाके उन्नति की है। वो सभी चीज़ें तभी पॉसिबल हुई जब वो रेगुलर एकेडमिक के साथ जुड़े रहे। उन्होंने एक जिसको कहते हैं कि डिसेंट एजुकेशन लेके, फिर उसके बाद वहाँ पे तो 12th ख़त्म हो गया, फिर ग्रेजुएशन किया उन्होंने, पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा जो भी है। तो वो एक उनकी फाउंडेशन थी। तो उसको जो है हमारे उसको हटाना जो है वो सही नहीं है। मेरे ख्याल से दैट वाज द बेस्ट थिंग हैपन इन माय लाइफ वेयर आई कुड कंटिन्यू माय पैशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड बी रेगुलर विद द एकेडमिक्स एंड pursue my academics later on also। क्योंकि जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ गए तो आप समझ सकते हैं कि उसकी जो ज़रूरतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। आपको खिलाड़ी का जो है वो थोड़ा बहुत तो वो छूट दे देते हैं कि आप खेल के बैकग्राउंड से हैं, पर अगर आपको लाइफ में प्रोग्रेस करना है, यू हैव टू ग्रो इन हिरार्की, अलग अलग
पदों पे आपको ऊंचा जाना है तो आपको एक एकेडमिक बैकअप जो आपका होगा वो आपको कैसे आपको कंडक्ट करना है वो आपको वहाँ से मालूम पड़ता है। तो एक बहुत ही बड़ी मैं समझता हूँ कि उसकी जो खासियत रही स्पोर्ट्स कॉलेज की। और जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पे जो फैकल्टीज़ होती थी वो बेस्ट होती थी। तो बेस्ट फैकल्टीज़ थे तो मेरे ख्याल से वहाँ से जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में थे कई बच्चों को वहाँ भी अपना ब्रेक थ्रू मिलने का वो मिला है। इसमें जैसे हमारे क्रिकेट में राम प्रकाश सिंह हैं, वो एसडीएम है अभी, और उनके पास जिम्मेदारी थी जब राम मंदिर खुला था तो पूरा वो मैनेज कर रहे थे। और उसके अलावा हमारे एक जावेद हैं, वो भी एसडीएम है, अभी यूपी सरकार में हैं। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आज की तारीख में अभी भी अपना कार्य कर रहे हैं एज ए प्रशासनिक अधिकारी। मेरे ख्याल से जो गिल भी विनय गिल भी वहाँ से रिटायर हुए हैं एज ए एसडीएम। 50वीं वर्षगांठ का जो ये कार्यक्रम जो आपका है जी सीरीज़ है, इसके अंतर्गत कई सारे ऐसे लोगों को हाँ मुलाकात हुई अभी मैं राजेंद्र सिंह जी से मिला था, वो साई में कुछ बहुत अच्छे पोस्ट पर रह के रिटायर हुए हैं जी। और खेलो इंडिया जैसा उन्होंने मुझे बताया कि वो खेलो इंडिया से भी जुड़े हुए थे और कई जगह सेंटर जितने खुले हैं अपना साई के, उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया जी। तो ये बहुत अच्छी और हमारे लिए गर्व करने वाली बात है। तो फिर आपने वहाँ रहते हुए क्या क्या खेला? अपने लखनऊ में स्पोर्ट्स कॉलेज में रहते हुए क्या खेला? मैं वहाँ रेगुलर था और जो मुझे सबसे जो बड़ा सौभाग्य था, दूसरे ही साल मुझे अपनी जो स्पोर्ट्स कॉलेज की टीम को नेतृत्व करने का वो मिला सौभाग्य। और पहले साल ही मैंने अंडर 19 में जो कूच बिहार ट्रॉफी होती है अंडर 19 की, उसमें मैंने यूपी का प्रतिनिधित्व किया। अच्छा। और उसके अगले साल फिर किया हमने उसको। ओके। और सीके नायडू भी खेला जो यूपी की खेल निदेशालय से टीम बनती है। तो उसमें अंडर 19 में अंडर 22 में कोई और पॉपुलर खिलाड़ी हमारे यहाँ के कोई खिलाड़ी और भी थे सर जिनका सिलेक्शन हुआ था? अंडर 19 में तो उस वक़्त जो हम जब स्पोर्ट्स कॉलेज में थे 1980 में, तो वहाँ पे राजदीपक भारद्वाज थे। हाँ। जो इंडिया खेले हाँ। इंडिया टीम से वेस्ट इंडीज़ गए थे वहाँ पर जी, वो एक थे। और भूपेंद्र सिंह इंडिया खेले उस वक़्त। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन जो कि यूपी में है। और उसके अलावा मैं आपको मुझे बता के खुशी हो रही है कि जब सेकेंड ईयर में मैं वहाँ पे था तो जो यूपी की टीम बनी थी उसमें 7 बच्चे जो थे वो स्पोर्ट्स कॉलेज के थे। हाँ, बड़ा अचीवमेंट। हाँ, तो एक और जो भारद्वाज साहब हमारे कोच होते थे वो टीम के कोच भी थे। अच्छा। नेचुरली किसी इंस्टीट्यूट के इतने सारे बच्चे। हाँ, तो उसके बाद फिर क्या उपलब्धि रही आपकी? उसके बाद हम जो 12th हमने कंप्लीट किया, उसके बाद हम चूँकि वो 12वें तक ही था। और ये मैं आपको, चूँकि ये हम प्रोग्राम के माध्यम से डिस्कशन हमारा चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमें लगा कि हमारी जो खेल का सपना था, उसकी जो यात्रा थी, वो कहीं ना कहीं हमें उसको बीच में ही एब्रप्टली डिसकंटिन्यू करना पड़ा। और चूंकि 12वें के आगे कुछ वहाँ था नहीं हमारे लिए, तो हमको फिर छोड़ के फिर एक नया जो था वो सीखने के लिए वापस हमें जाना था। लकीली मेरे केस में ये था कि I could go back to the same city, under दिनेश मिश्रा जी, एंड वो काफ़ी प्रभावित हुए। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि किसी भी कोच के लिए ये एक बड़ी इनसिक्योरिटी होती है कि उसका जो एक अच्छा स्टूडेंट है उसको किसी और के पास सीखने का मौका मिले, तो जनरली उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता था। पर चूंकि जब मैं वहाँ उनको सीख के गया कानपुर में, तो जब मैं अपने क्लब में वहाँ गया और उसके अलावा अपनी जो जर्नी चालू रखी, जिसमें अंडर 19 के बाद अंडर 22 था, कानपुर यूनिवर्सिटी तो उसकी यात्रा के दौरान ही था, तो उसको उन्होंने काफ़ी एक्नॉलेज किया कि जो हमने जो 2 साल बिताए स्पोर्ट्स कॉलेज में वो काफ़ी प्रोडक्टिव थे। उसमें व्यक्ति का जो एक विकास होता है, पर्सनल तो है ही है, और उसके बाद खेलने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है काफ़ी हाई होता है। तो वहाँ से आप किसी भी संस्था में जहाँ पे आप पढ़े हैं, खेलना सीखे हैं,
आप उसके ब्रांड एम्बेसडर होते हो। हाँ बिल्कुल। और ये प्रश्न नहीं उठता है कि आपने वहाँ पे रह के आपने क्या क्या ऊंचाइयों को छुआ। आपका जो खेल की शैली है, आपका जो पर्सनल डिसिप्लिन है लाइफ में, आपका जो हाउ यू कंडक्ट, ये सारे उस पैरामीटर में आते हैं। और वो जो था वो हमें बहुत ही भली भांति वहाँ पे सिखाया गया। और चूंकि अचीवर्स थे बच्चे वहाँ पर, औरों खेलों के भी थे, जैसे हम तो वहाँ क्रिकेट से ही थे, पर वहाँ फुटबॉल में थे बच्चे, हॉकी में थे, MP सिंह, जगवीर सिंह अचीवर होते थे, इंडिया खेल के आते थे। तो एक अलग ही वो एक माहौल बनता था, उनके साथ काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती थी। वॉलीबॉल था, एथलेटिक था, एथलेटिक्स में बच्चे इंडिया खेल रहे थे वहाँ पर। 100 मीटर उनकी जो इवेंट होती थी, तो जब आप उनको इतना पास से देख रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी स्किल कर रहे हैं, तो एक अपने आप में वो प्रेरणा देता था कि हम भी इनके बीच में हैं और हमें भी शायद अगला हमारी जो स्टैंडर्ड है हमें प्रदेश के बाद देश की लेवल पर करना है। तो फिर हम वही था, कानपुर में वापस आके हमने उसी लगन के साथ, उसी जो हमारा एक डिसिप्लिन था उसी को, क्योंकि वो हमें एक मिल गया था वहाँ से स्पोर्ट्स कॉलेज में, और उसको वो कहते हैं ना, उसको इन बिल्ट रूटेड कर दिया था हमारे बिल्कुल भी सिस्टम के साथ कि ये हमें इसी को आगे लेके चलना है। और उसने हमें जो भी था, आप सच पूछिए तो खेल ने तो इतना सब कुछ दिया है जिसको शब्दों में इतनी जल्दी बयान नहीं किया जा सकता है। क्योंकि मैं जो खेल के दिनों के बाद मुश्किल से 26-27 साल की उम्र में मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टोटली डेडिकेटेड हो गया। मतलब आई स्टॉप प्लेइंग अराउंड 90, सो 27 साल की उम्र थी। अब हमारे लिए सबसे बड़ी एक चुनौती थी कि आप ऐसी संस्था के साथ जुड़े हो जहाँ पे इंजीनियर्स आते थे, टॉप इंस्टीट्यूशन से आते थे, और जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज होते थे, IITs होती थी जी। और उसके बाद फिर MBA करके बच्चे आते थे बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन से, CAs होते हैं वहाँ पर। उनके बीच में आप कैसे अपने आप को कंडक्ट करते हो, उनके साथ शोल्डर टू शोल्डर कैसे, क्योंकि मैं आपको बताऊं, आपको इतना सारा सीखने का अवसर मिलता है जिसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि ये जो बच्चे अचीवर्स होते हैं लाइफ में, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के पास आते हैं, तो उनके अंदर काम करने की क्षमता, उनकी नॉलेज लेवल में बहुत बड़ा होता है। और उसको आपको मैच करने के लिए कहीं ना कहीं आपके पास वो सोच होनी ज़रूरी है सबसे पहले, कि अगर आपके पास वो सोच नहीं है तो फिर आप फिर अपने आप को आउट ऑफ प्लेस आपको फील होगा। तो फिर हमारे लिए, चूंकि वो जो खेल ने प्रतिस्पर्धा हमारे अंदर डाली हुई थी कि जहाँ भी रहेंगे, जिस माहौल में भी रहेंगे, वहाँ पर जो साथी होगा हमारा, जिसके साथ हम काम कर रहे होंगे, उसको पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि उसको हम कॉम्प्लीमेंट करें, एंड कॉम्प्लीमेंट एंड ट्राई टू मैच देयर लेवल। सो इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी। और फिर उसको पूरा तरीके से वहाँ पे शिफ्ट हो गया था फोकस हमारा, और पूरी तरीके से मतलब बस ये था कि अब इसी को ही अपना एक वो बेस बनाना है और इसी में उसको आगे ग्रो करना है। और वो देन खेल की थी, मैं आपको सच बताऊँ, बिकॉज स्पोर्ट्स हैज़ गिवन मी सो मच, आई एम टोटली इंडेटेड टू इट। मैं आई टेल लॉट ऑफ पेरेंट्स कि इफ़ योर चाइल्ड इज़ प्लेइंग एनी स्पोर्ट्स, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एनी स्पोर्ट्स, मैंने कहा स्पोर्ट्स जो आपका बच्चे को जो फाउंडेशन दे रहा है ना, इसका आप किसी इंस्टीट्यूशन में इसको ये नहीं मिलेगा। आप अपने बच्चे को सबसे अच्छी स्कूल में भेज दो, पर जो स्पोर्ट्स आपको देता है, टीम वर्क, लीडरशिप, नेवर गिव अप, जो बहुत बड़ी बात आपने कही, डिसिप्लिन तो है ही। तो ये चीज़ें अगर आपके अंदर आ गई हैं, क्योंकि आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सक्सेसफुल होने के लिए, इफ़ यू हैव टू बी सक्सेसफुल, यू हैव टू टेक पीपल अलोंग। सो टेक अलोंग मीन्स लीडरशिप क्वालिटी, राइट, टीम वर्क। ये कहाँ से आता है? ये स्पोर्ट्स से आता है। स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो मैं फिर वापस लेके जाना चाहूँगा। आपने सीनियर क्रिकेट में आने के बाद विल्स ट्रॉफी खेली, जैसा आपने बताया, उसके बाद आपने 87, 88, 89 रणजी ट्रॉफी खेली। करेक्ट। उस अनुभव को बताइए, क्योंकि वो
मेरी समझ से हमारे स्पोर्ट्स कॉलेज के बहुत बच्चे नहीं खेले हैं, उस अनुभव को ज़रा शेयर करेंगे आप हमारे पब्लिक के साथ। सी जो सीनियर मैन होता है उसका जो कंपटीशन लेवल डेफिनेटली काफ़ी हाई होता है, और उसमें एक उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन, इतने लोग हैं उत्तर प्रदेश में। हाँ बिल्कुल ठीक है। और किसी स्टेट के कंपैरिजन में तो उसमें जगह बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहा। लकीली फॉर मी, जैसे मैंने आपको बताया कि एक शुरू से एक फाउंडेशन बनी हुई थी जिसमें अंडर 19 से शुरुआत हो गई थी, और 2 साल बैक टू बैक खेले, उसमें यूनिवर्सिटी लेवल पर आ गए थे। उस वक्त एक जो सबसे बड़ी चीज़ होती थी, हमारे जो प्रदेश में स्टेट और ऑल इंडिया चैंपियनशिप बहुत हुआ करती थी। हाँ, टूर्नामेंट देश में और भी ऐसे टूर्नामेंट होते थे, तो अगर वहाँ पे आपने परफॉर्मेंस की है तो आपको प्रदेश टीम में आने का अवसर मिलता था। तो चूंकि हम प्रदेश टीम में आए वहाँ पर, और मेरे लिए मैं आपको बताऊं जो सबसे बड़ी चुनौती थी, मैं राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग करता था, और वहाँ पर जो हमारे जो सीनियर होते थे गोपाल शर्मा जी, वो ऑलरेडी वहाँ पे थे और कई सालों से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे। और टीम में एक ही ऑफ स्पिनर रहेगा, अगर उनके साथ आपको खेलना है और तो आपको, अब आप अंदाजा लगाइए कि उनकी स्किल को मैच करना होगा, क्योंकि वो जूनियर इंडिया खेल चुके थे और 87 में उन्होंने इंडिया भी खेल लिया था। अच्छा, अब आप मुझे वहाँ पे जगह पाने के लिए, तो मेरे लिए तो और 2 ऑफ स्पिनर क्यों खिलाए जाएं, 2 खिलाए जाएं, ताकि अगर वो दूसरा ऑफ स्पिनर इनकी स्किल मैच करता। पर मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके साथ भी 2 मैचेस खेलने का मौका मिला, बाकायदे उनके साथ बॉल डाली मैंने। और चैलेंज जो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा किस तरीके का है, उसमें जो चुनौती ये रहती है कि आपको यू हैव टू कंटिन्यू टू परफॉर्म। आपका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो आपको, कितने भी दबाव हैं, प्रेशर हैं आपके पास, वो आपको परफॉर्मेंस आपको देनी पड़ेगी। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जैसे आपने एक बहुत ही अच्छा, जो कंपटीशन लेवल इतना हाई होता है यूपी में, कि आपके पीछे कई लोग बैठे हुए इंतजार में हैं कि आपका परफॉर्मेंस कब गिरे, कब आपका डाउन हो तो आप वो जगह बनाएं। तो ये कि ये आपके ऊपर मानसिक भी होता है। सच पूछिए तो उस टाइम कई बार ऐसा लगता है कि शायद इट इज़ द एंड ऑफ द रोड, यू नो। एंड आपके साथ जो हैं ये बैट्समैन, तो फिर भी टीम में 4, 5, 6 चले जाते हैं, यू नो। स्पिनर तो एक ही होगा, लेग स्पिनर एक ही होगा। वो उनको ये रहता था कि अगर गोपाल शर्मा वहाँ पर हैं तो दूसरे को ले जाने की भी क्या जरूरत है। वो 15 की भी स्क्वाड में आपकी जगह नहीं बनती है। तो फिर ये लकीली ये होता था कि इंडिया खेलने का एक जो लाभ मिलता था कि जब वो इंडिया के साथ मैचेस खेलने जाते थे तो फिर वो एक जो रिप्लेस करते थे, तो मुझे वहाँ टीम के साथ आने का मौका मिला। और पर चूंकि कंपटीशन बहुत हाई होता है और आपको जो परफॉर्मेंस है बहुत ही, क्योंकि क्रिकेट की जो परफॉर्मेंस होती है ना, ये और खेलों के मुकाबले थोड़ी विजिबल होती है। आपको बाकायदे वो यू नो बताया जाएगा कि साहब आपने इतने ओवर बॉलिंग की तो आपने क्या सफलता पाई आपने, या अगर आप बैट्समैन है तो आपने कितने रन बनाए, यू नो। जनरली तो जो टीम स्पोर्ट्स में है उसमें आप अगर प्रशिक्षक हैं तो आप कह सकते हो कि नहीं कोई बात नहीं, इसने अगर गोल नहीं भी किया तो उसने जो गोल हुआ उसका उसने बनाने में उसको पूरा साथ मतलब इसका रोल ही वो दूसरा है, गोल करने वाला नहीं है। पूरी जैसे टीम होती है, हाफ बैक, फुल और फॉरवर्ड होता है। पर क्रिकेट का आपको परफॉर्म करना होता है एज ए बॉलर। जो सबसे एक जो लिमिटेड होता था, साल में 4 रणजी ट्रॉफी मैचेस होते थे कुल। आपको जोन में ही खेलना होता था, सेंट्रल जोन में, और कुल 4 मैच मिलते थे। अगर आपने नॉकआउट में क्वालिफाई किया तो आपको उसके हिसाब से मैचेस मिलेंगे। तो कहने का मतलब है सिर्फ 4 मैच, वो भी सिर्फ डेज क्रिकेट। डेज क्रिकेट, कोई T20 नहीं, कोई ODI नहीं, 50 ओवर्स का नहीं होता था। तो एक ही फॉर्मेट है, उसमें ही आपको प्रेशर करना है आप। तो आपको कोई परफॉर्मेंस याद आ रही है अपनी जो बहुत स्पेशल थी? मैं अपना जो तीसरा रणजी ट्रॉफी का मैच खेल रहा था तमिलनाडु के खिलाफ, वो हमारा प्री क्वार्टर फाइनल था रणजी का। तो उस मैच में मुझे दोनों इनिंग में 5 विकेट मिले थे। और लकीली उस साल जो तमिलनाडु टीम थी वो रणजी ट्रॉफी फाइनल विजेता भी रही थी। अच्छा। तो जो रणजी ट्रॉफी जो फाइनल टीम थी उसमें जो कम से कम 8 टेस्ट प्लेयर थे उस टीम में, तमिलनाडु में, जिसमें श्रीकांत कैप्टन थे,
अच्छा। वीपी चंद्रशेखर, डब्ल्यू.वी. रमन, भारत अरुण एंड वेंकट रमना, लक्ष्मण शिवरामकृष्णन। ओह, बड़े दिग्गज हैं। हाँ, टीम उनकी बहुत अच्छी थी Solid और थी, हाँ। पूरी तो हालांकि वो लोग उसमें जीत गए थे आगे। तो वो एक अच्छा मैच मुझे मिला था और पूरे मैच में मैंने दोनों पारियों में 96 ओवर बॉल डाली थी। अच्छा। ओके। तो उस समय तो बहुत कद्दावर प्लेयर थे हमारी टीम में भी, वैसे देखा जाए तो जी। शशिकांत खांडेकर, गोपाल शर्मा, सुनील चतुर्वेदी और राहुल सप्रू थे, है ना। इंसिडेंटली उस मैच में भूपेंद्र भी साथ ही खेले थे हमारे भूपेंद्र भी स्पोर्ट्स खेले कॉलेज के। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। पर वो चूंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वो उनका डेब्यू मैच था और सीधे नॉकआउट में खेलने आए थे, हाँ तो किसी वजह से इतना मानसिक दबाव आपके ऊपर होता है और फिर आप क्लिक नहीं किया तो फिर अगले सीजन में आप इतिहास के पन्नों में चले जाते हैं। और फिर वो प्लेयर को अपने आप को मोटिवेट रखना बार बार, वो एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आपको मैचेस तो कम मिल रहे हैं पर आपको अपने आप को बनाए रखना है। तो मुकेश पांडे भी खेले थे आप? जी जी, मुकेश पांडे भी उसके बाद में खेले। कोई और खिलाड़ी जो स्पोर्ट्स कॉलेज से खेला आपको याद आ रहा हो? वैसे तो नरेंद्र हिरवानी थे। हिरवानी टेस्ट खेला, वो हम सबसे पहले ही थे, बल्कि वो स्पोर्ट्स कॉलेज के बाद सीधे वो एमपी चले गए और एमपी से उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेली, फिर वहीं से वो देश का प्रतिनिधित्व किया उन्होंने। नहीं मतलब सुरेश रैना और आरपी सिंह के बीच में कोई और? आशीष विंसन जैदी। आशीष का तो रिकॉर्ड है ट्रॉफी में, इतना 17 साल लगातार। हाँ, 17 साल खेले और उसके अलावा उनके तकरीबन 360 विकेट हैं। जी, मतलब ये कह सकते हैं कि जिस भी स्पोर्ट्स कॉलेज के कोचेस से या खिलाड़ी से बात होती है तो उनके प्रेज में ये एक थोड़ा सा एक विराम भी लगता है कि इतना टैलेंटेड होने के बावजूद और शानदार बॉलर होने के बावजूद भी इंडिया में उसको चांस नहीं मिला। और मेरी समझ से उसकी वजह शायद ये भी हो गई कि इंडिया की टीम में इतने दिग्गज खिलाड़ी उस समय रहे होंगे कि उसको चांस नहीं मिला। मैं समझता हूँ कि आशीष के केस में तो ये है कि उसका शायद थोड़ा भाग्य साथ देता था। हाँ, वही बात। बाकी परफॉर्मेंस में उसमें कोई कमी नहीं थी, स्किल में कोई कमी नहीं थी। अच्छा, उसके बाद फिर आप रणजी खेलते खेलते आपको पिक कर लिया गया भारत पेट्रोलियम के लिए जी, और फिर आपने भारत पेट्रोलियम में जो ऊंचाइयां हासिल की और आखिर तक उनकी टीम से भी खेलते रहे। भारत पेट्रोलियम में यदि मैं बात करूं तो कुछ खिलाड़ियों के नाम बताएंगे आप जो आपके समकक्ष थे या आपके साथ थे? कौन कौन थे उस समय आपके साथ टीम में? देखिए, हम लोग जो राजस्थान के हमारे प्लेयर थे उसमें पद्म शास्त्री। पद्म शास्त्री ने भी इंडिया खेला ना? पद्म शास्त्री इंडिया नहीं खेले थे। अच्छा, लेकिन राजस्थान जो दूसरी देशों की विजिटिंग टीम थी उनके खिलाफ सबके खेले। अच्छा अच्छा, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज वगैरह। ओके। और दीपक जैन थे उसमें, जयदीप माथुर जूनियर इंडिया खेला। और हमारी टीम के कैप्टन होते थे करसन घावरी। अच्छा, और वो तो मशहूर खिलाड़ी रहे हैं। और इसके अलावा राकेश टंडन थे जिन्होंने भी श्रीलंका खेला था। तो इसी तरीके से ऑयल सेक्टर में और भी थे, इंडियन ऑयल में प्लेयर होते थे। अच्छा, और ओएनजीसी में भी थे। भारत पेट्रोलियम में और कोई दूसरे स्पोर्ट्स में जो आपको याद हो? हॉकी में स्पोर्ट्स जो हमारा जो हमारा स्पोर्ट्स का ओवरऑल रिक्रूटमेंट था वो फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, ये मेजर था। उसके अलावा जो और गेम्स थे उसमें बैडमिंटन था हमारे पास। अच्छा। और जो आज के टाइम में अगर आप भारत पेट्रोलियम के जो प्लेयरों की बात मैं करना चाहूँगा तो हमारे यूपी के कुलदीप यादव भी जो हैं वो चाइनामैन बॉलर, वो भारत पेट्रोलियम में है। अच्छा। और इसके अलावा संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर और इंडियन ऑयल में रोहित शर्मा, अच्छा, अजिंक्य रहाणे और ये दुबे इज अगेन फ्रॉम भारत पेट्रोलियम। ओके। अब इसके अलावा ये तो वहीं सब मनु भाकर और अभी आज की तारीख। और अगर आप अदर देन क्रिकेट की मैं बात करता हूं तो हमारे पास उस वक्त रिक्रूट MM सुमैया, रोमियो जेम्स जो इंडिया खेले, ओलंपिक खेले,
शुभम समैया इंडिया के कैप्टन रहे हॉकी में। जफर इकबाल भी शायद। जी, जफर इकबाल इंडियन एयरलाइंस में, इंडियन एयरलाइंस में थे। और भारत पेट्रोलियम जिस प्रकार से खेल को प्रमोट कर रहा था, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, ज्योति रंधावा भी इसी में, ज्योति भी था, गोल्फ। या ओके, तो मतलब भारत पेट्रोलियम में स्पोर्ट्स में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी दिए हैं इसका मतलब, है ना? तो कैसा लगता है जब आपको पता चलता है, और आप तो शायद मिले भी होंगे, मैं भी मिला हूँ 2-3 बार सुरेश रैना और आरपी सिंह से। मुझे याद है सुरेश रैना स्पोर्ट्स कॉलेज का, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो छोटे भाई और बड़े भाई का क्या रोल होता है, वो इतने बड़े खिलाड़ी हो जाने के बावजूद भी वो भाव हमेशा रहता है। वो भाई साहब वाला जो भाव है ना, वो हमेशा रहता है। वो मेरा एक्सपीरियंस है कि हम एक बागा बॉर्डर पर शो में थे कैलाश खेर के साथ। तो जब उनको पता चला तो पहले तो मुझे मिले, पहले तो जैसे एक टेंटम होता है ना खिलाड़ी का, बड़े खिलाड़ी का, तो वैसा था। लेकिन जब उनको बताया कि ये स्पोर्ट्स कॉलेज में थे और 78 बैच के हैं, तो उनका वो भाव ही बदल गया पूरा। वो फिर मैं भाई साहब हो गया, और वो पूरे टूर में मुझे उन्होंने इस तरह से ट्रीट किया कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ और वो छोटे हैं, वैसा आदर और वैसा सम्मान देना। तो ये अभी भी हम यदि रियूनियन में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो जूनियर और सीनियर खिलाड़ी होते हैं उनका भाव कैसा होता है, कैसा रिस्पेक्ट करते हैं, और हम भी बड़े लोगों को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं। ये स्पोर्ट्स कॉलेज जैसे संस्थान में मिल सकता है। तो हम आगे इस बातों को सिलसिला आगे बढ़ाते हुए जानना चाहते हैं कि आपने मुझे बताया कि आपने VRS लिया। जी, ये तो बड़ा कठिन निर्णय होता है, वो आपने क्यों लिया VRS? कोई खास वजह उसकी? नॉर्मली जो मेरा एक जो इसको VRS लेने का जो सबसे मुख्य कारण ये था कि मेरे लिए जिस खेल ने मुझे, मैं समझता हूँ, सब कुछ दिया जीवन में, अब प्रश्न उठता है कि मैं उसको कैसे लौटा सकता हूँ, किस स्वरूप में मैं उसको लौटा सकता हूँ। मतलब समाज को गिव बैक जो होता है, हम मेरे ख्याल से हर प्रोफेशन में हर व्यक्ति के अंदर ये चीज कश्मकश हमेशा बनी रहती है। ये बात दूसरी थी कि मुझे खेल के साथ ही जुड़ने का अवसर मिला था। मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर था वहाँ पे, जिसमें सिर्फ खेलों से ही संबंधित था, पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। राइट। पर उसके बावजूद भी मुझे लग रहा था कि नहीं, मैं ग्रास रूट पे जाके काम करना चाहता हूँ। अच्छा। और ग्रास रूट में काम करने के लिए अब सवाल उठता है कि अपनी जो, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो चाहे मेरा पेट्रोलियम स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड का रोल था या भारत पेट्रोलियम था, जो हम लोगों के वर्किंग आवर्स थे वो बड़े लंबे होते थे। अच्छा। मतलब सवेरे 9 से लेकर रात को 9-10 बजे तक एक मामूली बात थी, और उसके बाद आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। ओके। तो और दूसरी चीज़ ये होती है कि बाय द टाइम यू रिटायर्ड एट द एज ऑफ 60, now how much energies are left in you is always a question mark. उसके बाद क्या बचेगा नहीं बचेगा। तो मैंने कहा यार अभी जरा ठीक है, स्वास्थ्य भी साथ दे रहा है। तो और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं, ये निर्णय मेरा अकेले नहीं था। आई हैड टू कंसल्ट माय फैमिली, माय अदर सीनियर्स। तो कुल मिला के सबने जो एक सहयोग दिया, उन्होंने कहा ठीक है आप आगे बढ़िए, और अगर आपके मन में है कि आपको खेल को कुछ लौटा के देना है तो आप लीजिए ये निर्णय। और मुझे उसके बाद बड़ी खुशी है कि मैं जो गौतम बुद्ध नगर जो क्रिकेट डेवलपमेंट कमेटी यूपी क्रिकेट एसोसिएशन ने बनाई है, आई एम वन ऑफ दिस मेंबर। 2 लोग हैं हम लोग अभी तो वहाँ पर। अच्छा। और टोटल जो गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत एक्टिविटीज़ होती हैं उसका हमें संचालन करने का सौभाग्य है, जिसमें प्लेयर्स रजिस्ट्रेशन, ट्रायल्स, सिलेक्शन मैचेस, नर्चरिंग देम, ग्रूमिंग देम, दीज आर द रोल्स। तो ये कहाँ पे होता है? हमने यहाँ पर एक पायनियर क्रिकेट एकेडमी है। अच्छा। वहाँ पर हमें मिली हुई है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं। ओके। और अभी पिछले 3 वर्षों के दौरान हम यूपी क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने कई जो चयन प्रक्रिया के जो अंडर 19, अंडर 16, अंडर 14 के जो प्रोसेस था, वो सब हम लोगों ने गौतम बुद्ध नगर में किया। अच्छा। हाँ।
तो इसमें क्या सिलेक्शन वगैरह भी कुछ होता है? नॉर्मली जी, इसमें जितने भी आपको जान के आश्चर्य होगा और खुशी होगी कि गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आज की डेट में कम से कम 250 क्रिकेट ग्राउंड है। 250 क्रिकेट ग्राउंड गौतम बुद्ध नगर जी, जिसके अंतर्गत वीकेंड पे तो आपको ग्राउंड अवेलेबल मिलेगा ही नहीं, और ऐसी तकरीबन 300 क्रिकेट एकेडमीज़ हैं जहां पर बच्चे क्रिकेट सीखते हैं। ये सिर्फ गौतम बुद्ध नगर में है। ये तो मेरे लिए बड़ी नई बात है, बिकॉज मैं भी नोएडा में रहा हूँ, गौतम बुद्ध नगर में रहा हूँ, और मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ जो आप लोगों को रुचिकर लगेगा। हमारी जो बातचीत हो रही, कई बार हो सकता है वो हम अपनी तारीफ़ों में आप लोगों को बोर भी करते होंगे, लेकिन मैं एक किस्सा बताता हूँ जो आपको शायद याद होगा या नहीं होगा, मुझे पता नहीं। मैं 92 में जब यहाँ आया तो मैं नोएडा में ही रहा, नोएडा सेक्टर 56 में, और दिल्ली से मेरा काम क्योंकि पत्रकारिता का था तो मैं दिल्ली जाना मेरा होता था और वापस बस से आना जाना होता था। उस समय तक ऐसी बहुत सुविधा नहीं थी, कभी कभी बाइक भी थी। तो एक दिन मैं दिल्ली में किसी बस स्टॉप पर पीछे के वाले दरवाजे से चढ़ा तो मैंने एक शख्स को देखा जो पीछे वाली सीट पे बैठे हुए थे, और मैं देख के आश्चर्य पड़ गया कि अचानक ये शख्स मेरे सामने कैसे है। और मुझे बहुत खुशी भी हुई क्योंकि मेरी समझ से 10 साल का टाइम था। उस समय कोई फेसबुक या मोबाइल या ऐसे सोशल मीडिया तो होता नहीं था कि, तो जिस शख्स को मैंने बैठे हुए देखा था वो तेजानी साहब थे। और सबसे मज़े की बात ये थी कि वो जहाँ मैं रहता था उसके बिल्कुल पास में ही भारत पेट्रोलियम के फ्लैट्स थे, सोसाइटी थी, तो वहाँ पर ही रहते थे। वो वॉकिंग डिस्टेंस पे था। और उसके बाद जो बरेली गौतम बुद्ध नगर का जो नोएडा का स्टेडियम था वो भी हमारे घर से बिल्कुल ही 10 मिनट की दूरी पे था। तो हमारा सिलसिला वहाँ से मिलने जुलने का, भागा दौड़ी करने का, टंडन साहब से भी वहाँ पे मुलाकात कराई मुझे। और उसके बाद इन्होंने मुझे भारत पेट्रोलियम का, पेट्रोलियम स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का काफ़ी काम भी मुझे दिया एज ए PR करने के लिए। तो देखिए ईश्वर कहाँ से कहाँ एक करेक्शन जोड़ता है। और अब देखिए हम आज बैठ के साथ में बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के लिए और डॉक्यूमेंट्री के लिए। ये अपने आप में बड़ी अद्भुत एक रचना है ईश्वर की कि किस तरीके से वो प्लान करता है और क्या हम सोच भी नहीं सकते इसमें। मैं तो समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, हमारा सौभाग्य था कि हम HS कम्युनिकेशन के साथ जुड़े और आपका इतना पत्रकारिता के क्षेत्र में इतना अनुभव रहा। उसके बाद आप फिल्म जगत के साथ जुड़े, तो ये आपका तो मंच वैसे भी बहुत बड़ा था। जी। और जिसमें प्रॉब्ली हमारे पास जो उस वक्त स्कोप था वो एक लिमिटेड था। पर चूंकि हमें एक एक्सपीरियंस आदमी उसको करने के लिए मिले तो इससे बड़ी सौभाग्य की क्या बात है। और सबसे बड़ी चीज़ जो खिलाड़ियों की जो वो बोलते हैं ना लाइक माइंडेड वाली माइंडेड, तो वो जो होती है वो एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी ऊर्जा होती है वो। और जहाँ जो कहते हैं ना, जो किसी भी जो काम तो बाद में होता है, जो विश्वास होता है ना, विश्वास का लेवल बहुत हाई होता है। राइट। तो मुझे याद है कि आपने क्रिकेट के कैंप कंडक्ट किए थे। यू नो हैरी वी यूज्ड टू, मैं इनको प्यार से हैरी बोलता हूँ। सो हैरी को यू नो वी यूज्ड टू कंडक्ट क्रिकेट कोचिंग कैंप फॉर चिल्ड्रन एंड आई वुड ऑफन रिक्वेस्ट हिम कि हैरी कम, यू नो बच्चों को हमें नोएडा स्टेडियम में वी हैव टू ट्रेन देम। एंड फिर खिलाड़ी को तो आप कभी भी खेल के साथ बोलिए तो वो फिर आपको उतना ही जवान दिखेगा जितना शायद वो अपनी युवावस्था में था। राइट। तो वो बहुत अमेजिंग टाइम था हमारा, बहुत यादगार टाइम है जो मुझे हमेशा प्रफुल्लित करता है, और आपसे मिलना तो हमेशा प्रफुल्लित करता है मुझे। लेकिन मैं अभी हम क्रिकेट को यहाँ पर विराम देते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि इस तरह की काउंसलिंग बहुत पहले से हो जानी चाहिए, युवा अवस्था में ही होनी चाहिए, जिसको स्पिरिचुअलिज्म बोलते हैं या ईश्वर से जुड़ना बोलते हैं। उस संबंध में यदि मैं आपसे खिलाड़ी के संदर्भ में भी बात करूं और एज ए ह्यूमन बीइंग भी बात करूं
तो आपके क्या विचार हैं इस बारे में? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं तो जो ईश्वर का इस बात पे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मैं अपनी जब फैमिली को देखता हूं तो जो खेल मेरा माध्यम बना ईश्वर के अंदर एक विश्वास लाने का। और जब भी खेल में आप मेहनत पूरी करते हैं, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, पर जब आपका एक इम्तिहान आता है मैच का, जैसे आप नॉर्मली स्टूडेंट हैं तो आपका एग्ज़ाम आता है तो आप भगवान के मंदिर में जाते हो, उसके साथ जुड़ते हो और उसको प्रार्थना करते हो कि ईश्वर मेरा ख्याल रखिएगा और अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा ताकि मैं आगे बढ़ूं। तो खेल उससे भिन्न नहीं है। और सच पूछिए तो खेल को तो हमने और ज़्यादा चाहा हुआ है और उसमें तो मौके भी बड़े कम ही आते हैं, यू नो। तो उसके माध्यम से हम ईश्वर के साथ एक हमारा तारतम्य बना रहा। और उसी को हमने ये मालूम पड़ने लगा कि जब कभी आप निराश हो, आपको लगे आपकी परफॉर्मेंस बिलो पार जा रही है, तो आप माँ बाप का आपके साथ आशीर्वाद है, गुरुओं का आपके साथ आशीर्वाद है, सानिध्य है, उनकी गाइडेंस है, पर उसके भी ऊपर एक पावर है जो आपको हर वक्त आपके साथ है। और उसको अगर आप साथ लेके चलोगे, ये मान के चलोगे कि ये मेरे साथ है, तो मेरे ख्याल से आपको जो आत्मविश्वास एक जो मिलता है वो वहीं से आता है। और धीरे धीरे हम लाइफ में रियलाइज करते हैं व्हेन यू ग्रो मैच्योर, कम टू एज। सो एक आध्यात्मिक जो हमारे लिए क्षेत्र है वो हमारे लिए एक मस्ट है। मतलब हमें ये लगता है कि शायद हमारा जो जीवन में आने का एक उद्देश्य है वो कहीं न कहीं ईश्वर को और पास हम कैसे जाएं। मतलब ये जो अपने कर्मों के द्वारा एक जो सबसे मेन चीज़ है, आपका जो आपने जो जिम्मेदारी उसने दी है, आपने उसको भलीभूति करें, लोगों को हानि न पहुंचाएं किसी भी तरीके से, क्योंकि वो तो नॉर्मली अब मैं तो समझता हूं कि वो धीरे धीरे आपके पास वो शब्द कम हो जाते हैं जब आप उसके साथ जुड़ते चले जाते हो, एक फील आने लगती है। और मैं समझता हूं जो फील है उसका एक अलग आनंद है। और ये जितनी जल्दी हमें समझ में आ जाए कि आपको अगर आप जो सुपर पावर है उसके साथ आप जितनी जल्दी जोड़ के अपने आप को फील करने लगो तो वो आपके लिए उतना अच्छा है। और उसको समर्पित कर दो। आप जैसे गीता में भी भगवान कृष्ण ने शायद हम लोगों को यही संदेश दिया कि एक तो कर्म की थ्योरी है और दूसरा अपने आप को समर्पित करना चालू करो। समर्पित में हमारा डे टू डे भी चीज़ें हैं, पर उसके अलावा जो एक इच्छा वाली चीज़ है उससे अपने आप को क्या मिलेगा हमें उससे थोड़ा दूर करके और एक कंटिन्यू करते जाओ। मेरे ख्याल से आपको इतना मज़ा आने लगेगा, आप इतना उसमें रम जाओगे और इतना ग्रो करने लगोगे, फिर आपकी जो चीज़ों को पाने की इच्छा है ना उससे आप दूर हो जाओगे। तो आप एक सच्चे भाव से, जिसको कहते हैं ना, किसी भी काम को अचीव करने के जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक भाव अच्छा होना चाहिए। और वो अच्छा भाव तभी आएगा जब आपको किसी के ऊपर विश्वास है कि जो है मुझे उसकी गाइडेंस मिलती रहेगी। और ये जो मेरा जीवन का अनुभव है, और क्योंकि ये क्षेत्र तो बहुत ही अलौकिक है, इसका तो कहीं अंत ही नहीं है, अनंत है। ये तो बिल्कुल भी गूढ़ भी है और अनंत भी है। हाँ, अनंत है। और बस सब जो जीवन का एक वो लक्ष्य है कि जो भी जिसको भी साथ मिले हम जितना भी गाइड कर सकें अपनी तरफ से। अब तो वो कहते हैं ना कि जो गाइड भी करो और आशीर्वाद भी दो। राइट। अब हम अपने इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पर हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जो हमारे गुरु क्रिकेट के रहे हैं, अरुण भारद्वाज जी के बारे में कुछ बताएं और दीपक शर्मा जी के बारे में कुछ बोलें। नॉर्मली तो जो उन 2 वर्षों के दौरान हमें जो वहाँ पे टीचर्स का सानिध्य मिला वो हमारे लिए एक बहुत ही ईश्वर का सबसे बड़ा एक वरदान था, जिसमें एक ऐसा टीचर जो आपके
साथ इतना कमिटेड है जिसका कि कोई अंत नहीं है। और मेरा तो विशेष सौभाग्य ये रहा कि मैं दीपक शर्मा साहब हैं, वो तो अभी यूपीसीए में हैं, उनके साथ इंटरेक्शन मेरे होते हैं अक्सर। और लकली जब मैं 87 में दिल्ली में आया तो अरुण भारद्वाज सर भी 89 में दिल्ली में आ गए थे जी। तो जब मुझे मालूम पड़ा उनके बारे में तो फिर मैं उनके संपर्क में था। और फिर जो उनको जो और डीप जानने का मुझे मौका तब मिला, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि चूंकि आपने खेल के साथ जुड़े हुए हो तो तुम क्यों ना क्रिकेट कोचिंग में अपने को अपॉर्चुनिटी को देखोगे। तो उनकी जो उन्होंने मुझे काफ़ी प्रेरित किया। और मैंने वर्ष 1999 में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड में मैंने वहाँ पर मुझे जाने का मौका मिला और वहाँ से मैं एक लेवल 2 का प्रोग्राम करके आया। मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ कि गुरु के बारे में उस वक़्त तो हम लोगों ने सिर्फ उनको वही देखा कि वो आके हमें सिखाते थे। कई बार एक जो मैं उनसे अभी रिसेंटली बात कर रहा था तो मैंने कहा सर आपका जो एक हम क्रिकेट में हम किसी भी स्पोर्ट्स में चाहे वो हॉकी फुटबॉल हो कोई भी हो, एक इंटेंसिटी होती है एक सेशन की। मैंने कहा आपका जो वो सेशन होता था ना सवेरे शाम का, मैंने कहा उसकी इंटेंसिटी इतनी हाई होती थी कि मैं समझता हूँ लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आज के युग में कि इंटेंसिटी क्या होती है। मैंने कहा हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, जो 40 का ग्रुप था वहाँ पर, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, उसको ये पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। तो इंटेंसिटी शब्द हमने बहुत बाद में सीखा और हम लोगों को क्रिकेट कोचिंग में ये सिखाया गया कि आपका जो सेशन प्लानिंग में आपको इंटेंसिटी का बहुत ख्याल रखना है क्योंकि वो कितनी प्रोडक्टिव होनी चाहिए, तभी बच्चा सीखता है उसमें। राइट। तो आपने तो जो वो माहौल बना के वहाँ रखते थे तो उसका कोई जवाब ही नहीं था। मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हम अपना तन मन मस्तिष्क को सेशन के बाहर कहीं ले जा सके। ये बात दूसरी थी कि वाटर ब्रेक होता था तो हम लोग यहाँ टी ब्रेक होता था ग्राउंड पे तो उसमें लेते थे। जो अरुण भारद्वाज सर हैं हमारे, बेसिकली जो उनकी क्रिकेट की नॉलेज है और जिस प्रकार से उन्होंने क्रिकेट कोचिंग को अपना एक पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट किया और प्रोफेशन के साथ साथ जो आज भी जब मैं उनसे बात करता हूं तो वो कहते हैं मैं इस खेल का एक सिर्फ स्टूडेंट हूं। मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी ऊंचाइयों को हासिल करने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूं तो मैं समझता हूं वो मतलब उनका तो मैं तो आंख ही नहीं सकता हूँ। क्योंकि आज अगर वो यहाँ पर हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में उनका लेवल एक और ऊपर चला जाएगा। और फिर उसके बाद उन्होंने जो अपग्रेडेशन किया है और मैं आज भी समझता हूँ कि उनके जैसा व्यक्ति जो है, इतनी नॉलेज का जिनके पास भंडार है, वो मेरे ख्याल से जिस भी व्यक्ति के साथ जुड़ेंगे, जिस भी टीम के साथ जुड़ेंगे, जिस भी संस्था के साथ जुड़ेंगे, उसमें वो कुछ ना कुछ बहुत सारा वैल्यू एडिशन करेंगे। जहाँ तक मेरी जानकारी है आज की डेट में वो इरफान क्रिकेट एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके कोचेस को ट्रेन कर रहे हैं। ओके। हाँ, दिल्ली में भी वो कोचेस के अलग अलग प्रोग्राम करते हैं। और उनके माध्यम से हमने यूपी में 3 प्रोग्राम किए क्रिकेट एसोसिएशन के साथ। कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन पे कोचेस का प्रोग्राम किया, लखनऊ क्रिकेट एसोसिएशन में कोचेस का प्रोग्राम किया और गौतम बुद्ध नगर में किया हमने उनकी मदद से। आप बता रहे थे कुछ ऑस्ट्रेलिया लेवल 2। हाँ, सो वहाँ पे जाने के बाद वो हमने प्रोग्राम किया और ऑस्ट्रेलिया तो आप जानते हो क्रिकेट में अल्टीमेट है व्हेन इट कम्स टू द क्रिकेट कोचिंग। तो वो एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम किया वहाँ से। उसके बाद फिर एक इच्छा हुई कि अब चूँकि क्यों ना खेल के साथ हम जुड़े रहे। मेरे ख्याल से एक VRS लेने का एक ये भी मेरा वो था कि चूँकि जो क्रिकेट कोचिंग का एक पैशन है उसको अगली जनरेशन तक उसको कैसे हम पास ऑन करें और उसको कंटिन्यू करते हुए फिर एक BCCI ने भी लेवल 2 का प्रोग्राम किया यहाँ पर वर्ष 2009-10 में। उसको भी हमने किया और इन सब की जो किया है मैं बोल रहा हूँ, पर जो गाइडेंस आती थी वो अरुण भारद्वाज जी से आती थी। मतलब उनकी
जो गाइडेंस आती थी वो अल्टीमेट होती थी। मतलब मेरे ख्याल से उनके लिए तो ये वो होता था। और आज भी मैं उनसे अक्सर खेल पे ही डिस्कस करता हूँ। और आपको चूंकि आपने अरुण भारद्वाज जी के बारे में पूछा, तो जब मैं उनसे बात करता हूँ ना, तो आप अंदाज़ा लगाओ कि कैसे मेरे हाथ में फ़ोन तो होगा जरूर, मैं फ़ोन ऐसे कान पे नहीं पकड़ता हूँ, मैं हेडफोन लगा देता हूँ, मेरे हाथ में पेन और पेपर होता है। अच्छा। और जो उनसे डिस्कशन में करता हूँ ना, वो मैं लिखता हूँ। मेरे पास अभी भी इतने पैड भरे हुए हैं और मैं एक दिन उनको सरप्राइज देने वाला हूँ। अच्छा, अभी जब उनसे मैं फ़ोन पे बात करता हूँ तो वो क्रिकेट कोचिंग के कुछ फ्रेजेस यूज़ करते हैं। उनकी मेमोरी तो इतनी ज़बरदस्त है, उसको हम बोलते हैं एलिफेंट मेमोरी। प्रॉब्ली ही कैन recall from his memory the chapter of cricket coaching word by word. Yes. तो मैं उनसे डिस्कस करता हूँ, तो मैं फिर उन फ्रेजेस को यूज़ करता हूँ, तो बिकॉज उनका नॉलेज लेवल बहुत बड़ा है। राइट। और मैं समझता हूँ कि वो जब मूड में होते हैं तो वो क्लास में शायद ट्रेनिंग दे रहे होंगे तो उससे ज़्यादा मूड में होते हैं। तो वो सारे नोट्स बना के और आपके ही माध्यम से पब्लिश करेंगे। मैं आपको बताऊं, जब हम लोग खेलते थे तो ये दोनों अंग्रेजी के प्रकांड कोचेस तो शानदार थे, लेकिन अंग्रेजी के भी ऐसे प्रकांड विद्वान थे। और हम बाउंसरी होता था हमारा, हम अधिकतर मैं तो 99% खिलाड़ियों के बाउंसरी होता था, सब हिंदी क्षेत्र से आए हुए सारे लोग। तो मैंने जब पहली यूनियन में मैं गया था तो मैंने अपने स्पीच में कहा था, जब मेरी पहली किताब लॉन्च हुई, तो मैंने कहा था कि इस गुरुवर दोनों लोगों को कि आप लोगों की अंग्रेजी उस समय तो हमें बाउंसर होती थी, लेकिन वो अंग्रेजी आपने हमारे बोल बोल के एक कम से कम बेसिक इतनी घुसे हमारे शरीर में डाल दी, हमारे माइंड में डाल दी कि मैंने भी इंग्लिश में किताब लिखी है। तो वो लोग बहुत खुश हुए और हंसे। और इसी सिलसिले में अभी जब मैं दीपक शर्मा जी से इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई आपके बारे में। वो ये थी कि उन्होंने बोला कि बात अंग्रेजी की चल रही थी, तो उन्होंने कुछ नाम लिए जो अंग्रेजी में बोलते हैं, जो स्टूडेंट अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलते हैं, उसमें से उन्होंने एक आपका नाम लिया। तो बोले तुम्हें हरीश पता है कि उसकी अंग्रेजी कैसे अच्छी हुई? मैंने सर नो आइडिया। तो उन्होंने बोले कि वो बहुत तेज़ था वो लड़का। बोले जब हम लंच पर या डिनर पर जब बैठते थे, वो कोचेस भी आते ही थे वहाँ पर, तो वो जल्दी आके मेरे बाजू वाली सीट में बैठ जाता था वो। और उसके बाद फिर हम लोग और जितनी देर भी लंच डिनर करते थे उस समय बात करते थे। तो वो बहुत अंग्रेजी जो है ऑब्जर्व करता था और उसने वहाँ से वो पिक किया और फिर धीरे धीरे वो जो है देखो आज की तारीख में कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलता है। तो ये एक खिलाड़ी में कि जो जज्बा होता है कि कोई क्या चीज़ कैसे सीखनी है, तो वो हमें तेजवानी से सीखनी चाहिए, ये उनके वर्ड थे। नहीं, इसी देखिए वो तो एक गुरु का ऑब्जर्वेशन है और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। पर नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे वो जो 2 वर्ष थे वो टोटल लर्निंग के थे, चाहे वो क्लासरूम था, चाहे वो खेल का मैदान था और चाहे वो डाइनिंग एरिया तक होता था। क्योंकि आप जिस पर्पस के लिए आए हो, तो हमारे जो और भी सीनियर होते वो कहते थे बेटा इसका एक एक पल को आप मिस मत करो जो है। और फिर वो चीज़ें थी, आप ठीक कह रहे हो। और चूँकि अब जहाँ तक भाषा का प्रयोग का प्रश्न है, तो क्रिकेट खेल भी एक ऐसा है जो मेरे ख्याल से इसका जितना भी लिटरेचर है, जितना भी मैनुअल्स हैं, वो सारे इंग्लिश भाषा के ही हैं। और जो फिर वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, एक ऐसी कंपनी मिल गई जो जिसका पूर्व में शेल था जो कि अगेन ब्रिटिशर्स का था। तो वो जो बाकी हुई बची हुई चीज़ें थी, तो वो फिर मजबूरी, एक कहते हैं ना मजबूरी का नाम तो और फिर दिल्ली जैसे शहर में आप आ गए हो, तो दिल्ली जैसा शहर और भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनी हो और कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, तो फिर ये लगा कि यार अब इस भाषा को भी थोड़ा गले लगाना है, नहीं तो ऐसा ना हो कहीं कुछ मिस कर जाएं। और कुछ नहीं, मतलब हम आगे कितना बढ़ेंगे वो दूसरी बात है, कुछ मिस ना करें। क्योंकि जनरली सीखने का अवसर तो जैसे मैंने आपको बताया, खेल से जुड़े हुए जो हम लोगों को लगता है कि शायद और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ना मन भरता नहीं है।
तो मेरे ख्याल से ये सबके साथ होता है, और आपने तो एक अपना सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया, इंग्लिश की इतनी किताब लिखी आपने तो वो प्रेरणा मिलती रहती है, राइट। गुरुओं से मिलती रहती है। मुझे मैं आपको एक छोटा सा वो बताता हूँ वाकया। स्पोर्ट्स कॉलेज में जब हम आखिरी के 12वीं क्लास में हम होते थे, तो योगा गुरु हमारे साथ बैठे हैं, सुनील भाई। तो सुनील भाई का एक स्टाइल होता था, मतलब फटाफट ये लंच करते थे डाइनिंग एरिया में, और एक्सक्यूज मी कह के उठ के चले जाते थे। तो अच्छा, अब और चीज़ें करनी होंगी, पढ़ने से भी रिलेटेड था। तो मुझे लगता था यार सुनील भाई दिल्ली से तो थे ही, और मतलब हमारे लिए उन गुरुओं के साथ रहते हुए भी मुझे लगता था कि यार ये एक्सक्यूज मी को प्रोनाउंस करना भी एक अपने आप में कॉन्फिडेंस के साथ बड़ी चीज है। मतलब मुझे लगता था ये भाई आता है, था क्लासमेट ही हमारा, और मुझे खेलने का सौभाग्य मिला, और बैट कितना स्ट्रेट आता था वो तो मैं अभी भी लोगों को बताता हूँ कि शायद ये खेलेंगे तो वो कहते ना, उन गुरुओं के जो ट्रेन लोग हैं आज भी खेलेंगे तो आज भी उनकी टेक्निक, किसी को मैनुअल लिखना हो तो बोलो इनको पैड पहना दो और आपको वैसे ही खेलें। तो वो जो भाषा का आपने कहा, तो वो कभी कुछ चीज लगती थी कि नहीं यार ये सीखनी है, हमें भी ये करना है ना, तो एक वो राइट बनी रहती है। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना समय हमें दिया और इतनी लंबी बातचीत की, आपका समय लिया हमने। और मुझे लगता है कि आज की जनरेशन को और आने वाली जनरेशन को, और ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स कॉलेज के जो बच्चे हैं, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे, खिलाड़ियों को सीखने को मिलेगा और समाज को कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू, एंड विशिंग हरी भाई ऑल द वेरी बेस्ट। इनका ये जो मिशन है स्पोर्ट्स कॉलेज की 50वीं वर्षगांठ पे, जो वहाँ पे इतने सारे लोग जुड़े रहे हैं इन 50 वर्षों की यात्रा में, और जिन्होंने अपने जीवन का जो सपना था उसको साकार करने में उस स्पोर्ट्स कॉलेज की भूमि पर अपना पसीना दिया, समय दिया, सब कुछ दिया और बहुत कुछ अचीव किया, उस सारे लोगों को आप हाईलाइट कर रहे हो। मुझे उम्मीद है कि ये आगे जाके जो युवा पीढ़ी होगी उनके लिए काफ़ी प्रेरणा होगा, और हम चाहते हैं कि होना भी चाहिए इस हिसाब से। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।